ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बायोलॉजी में? उसको थोड़ा रिकॉल करते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। देखो, बायोलॉजी में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है बायोलॉजी क्या होता है, दुनिया जानता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं था। बायोलॉजी दो पार्ट में पढ़े जाते हैं, एक जंतु विज्ञान मतलब जंतु वाला जीव विज्ञान, और एक वनस्पति विज्ञान। एनसीईआरटी का कहना है कि आप जंतु और वनस्पति दोनों एक साथ पढ़ते जाओ। इन्होंने खंड नहीं किया, एनसीईआरटी ने खंड खंड नहीं किया, बल्कि हर खंड में दोनों चीज पढ़ाया है। पहले आपको वनस्पति विज्ञान पढ़ाया, वनस्पति जीव विज्ञान, और इसके बाद पढ़ाया प्राणी। ठीक है, बोटनी एंड जूलॉजी ऐसे करके पढ़ाते चले गए। तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे, हमारे पास भी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो जीवों में जनन चल रहा था, उसके पहले भी हमने बहुत कुछ पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया? 11th को रिकैप करवाया था, थोड़ा थोड़ा इसे, लेकिन 11th को रिकैप करवाया। जीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, ये पहले चैप्टर में पढ़ा था। उसका वर्गीकरण जो था, टैक्सोनॉमी, वर्गीकी जिसको बोलते हैं, वो हम लोगों को देखना था। उसके बाद पादप जगत, 5 जगत था व्हिटेकर का, वो हम लोगों ने पढ़ा था। 5 जगत में पांचों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना था। उसके बाद वनस्पति जगत में हम लोग को पढ़ना था, वनस्पति जगत भी 5 टाइप का था, और जंतु जगत भी पढ़ना था जो कि 11 प्रकार का था। ठीक है, ये इतना कुछ हम लोग पढ़े थे। उसके बाद मैंने कहा था कि क्योंकि जनन ही पढ़ना है पूरा एक खंड में, 12th के पहले खंड में या पहले यूनिट में जनन ही पढ़ना है, इसका मतलब कि कोशिकाओं का जनन से लेकर जीवों में जो जनन हो रहा है वो सब कुछ हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो वहां पे मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है लैंगिक और अलैंगिक को समझो। ठीक है, इसके बाद समसूत्री और यस अर्धसूत्री, फिर कोई कह रहा था विषम, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को समझो। तो लगभग लगभग मैंने बताया कि कैसे होता है, मोटा मोटी कम से कम अगर उतना जान गए हम 12th पढ़ने के लायक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को चैप्टर का नाम था पुष्पी पादपों में, पुष्पी पादपों, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। मैंने कहा कि आप इधर बैक साइड से मतलब कि यहाँ से शुरू कीजिए। तो जनन, जनन 2 प्रकार के हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो हम लोग को लैंगिक पढ़ना है। ठीक है, पुष्पी पादप, तो पादप भी कई प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, उसमें हम लोग को पुष्पी पादप पढ़ना है, या हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। कहने का मतलब कि आवृत बीजी और नग्न बीजी। ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है। अब आप देखिए कि जब भी हम लैंगिक जनन की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम लैंगिक जनन की बात करेंगे तो हमें 3 स्टेप में पढ़ना है लैंगिक जनन, चाहे किसी का भी हो। लैंगिक जनन 3 स्टेप में पढ़ना है। नंबर 1 जानते हैं हम लोग, निषेचन, निषेचन से पूर्व घटनाएं। ठीक है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है निषेचन से पूर्व, निषेचन से पूर्व, निषेचन के समय, मतलब कि निषेचन पढ़ना होगा। सब में निषेचन अपने अपने तरीके से होते हैं। और तीसरा स्टेप में पढ़ना है निषेचन के बाद, निषेचन के बाद बाद की घटनाएं और संरचनाएं। ये 3 स्टेज में हम लोगों को पढ़ना था। तो आज पुष्पी पादपों में निषेचन से पूर्व पढ़ने जा रहे हैं। निषेचन से पूर्व में 2 बातें हम लोग को ध्यान देना होगा। एक पहला होगा नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, जनन तंत्र, और दूसरा होगा मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, जनन तंत्र। निषेचन के जो भी टाइप होंगे उस टाइप को हम लोग देखेंगे। और निषेचन के बाद नर और मादा का कोई कॉन्सेप्ट रहेगा नहीं वहां पर। निषेचन तो निषेचन के बाद जो भी होगा, भ्रूण बनेगा, उसके बाद मतलब बीज बनेगा या फिर गर्भ बनेगा, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का काम है नर जनन तंत्र को 100% समझना। नर जनन तंत्र को 100% समझना है कि हम लोग का काम है। ठीक है, नर जनन तंत्र पुष्पी पादपों में कहाँ होता है पहले हम लोग को जानना होगा। कैसा दिखता है ये हम लोग को जानना होगा। उसमें किस तरह से डेवलपमेंट होते हैं धीरे धीरे ये भी जानना होगा।
ठीक है, किस तरह से जो नर युग्मक है का निर्माण हो रहा है ये जानना होगा। नर युग्मक किस तरह से मादा के बीजांड के पास पहुंचता है और वहां जाकर भ्रूण की रचना शुरू हो जाती है, भ्रूण का सृष्टि शुरू हो जाता है, ये सब भी हम लोग को जानना होगा। ठीक है, तो नर जनन तंत्र, आप पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन के पूर्व और निषेचन के पूर्व में 2 टॉपिक, नर जनन, मादा जनन तंत्र। आज हम लोग को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ नर जनन तंत्र। इतना पढ़ेंगे छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, टेंशन मुक्त रहना है। क्लियर है? फूल देखे हो क्या? क्या क्या चीज का फूल देखे हो? इतना कुछ देख लिए? ठीक है, एक फूल मैं बना रहा हूं, उसको भी देखो। ऐसा आपके एनसीईआरटी में बनाया हुआ, लेकिन आप लोग के पास किताब नहीं है तो क्या कर सकता? लाइट होगा तो मैं दिखाता भी, लाइट है नहीं। ये सब बना लेना है। ठीक है, ये देखो फूल जब खिलता है तो ये तो डंठल है। ठीक है, डंठल, और ये जो है कि थोड़ा पत्ता टाइप का निकला हुआ रहता है। सही बात है? इसको क्या बोलते हैं? पत्ता नहीं बोलते हैं, इसको बाह्य दल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाह्य दल। ये है बाह्य दल, और सभी बाह्य दल को अगर मिला दें तो उसको क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज बोलेंगे। फिलहाल आप बाह्य दल को जानो। बाह्य दल हो गया। ठीक है, अब अड़हुल का जो कर और गुड़हल का फूल, गुड़हल के फूल का ही चित्र बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसे आप देखिएगा। हालांकि सभी फूल में हम लोग अपना लॉजिक खोज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप गुलाब में देखते हुए, गुलाब में ऐसे तोड़ते होने से रेड रेड कलर का बहुत अच्छा महकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। तो इसके लिए ऐसा क्या दिख रहा है तुमको? यहाँ 2 पंखुड़ियां दिख रही हैं। 2 ही होता है क्या? नहीं, किसी में 5 होता है, किसी में 7 होता है। ठीक है, पंखुड़ी का भी अलग अलग टाइप है, पंखुड़ी का भी सजने सजाने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, वो सब आप 2-4 फूल लेकर आओगे तो बताएंगे। गुड़हल का फूल कल लेकर आना। ठीक है, ये जो है कि 2 पंखुड़ी हमें दिख रहा है। 2 पंखुड़ी के बाद एक फोटो आपको दिखाई देगा यहां से ऐसा, और ये गया ऊपर, और ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब आप देखो क्या हुआ। एक क्या है? पंखुड़ी। जो आप फूल से ऐसे तोड़ते हो ना, गुलाब के फूल से ऐसे रेड रेड कलर का जो निकलता है, उसको बोलते हैं पंखुड़ी। पंखुड़ी, ये है पंखुड़ी। ठीक है, ये है बाह्यदल, ये है डंठल। ठीक, ये जो है आपका, ये जो थोड़ा सा मतलब थोड़ा डमरू टाइप का दिख रहा है, वो क्या है? वो कली नहीं है। कली तो तब होता है जब मतलब ये बाह्य दल ऐसे चिपका हो रहा है। बाह्य दल अगर ऐसे चिपका हुआ है तब कली है। शुरुआत में जो निकलता है वो कली होता है। अब कली अब कोई दिखाई देगा नहीं। कली क्या बन चुका है? फूल। फूल बन चुका है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये मादा जनन तंत्र है। यही जो है कि मादा जनन तंत्र है। इसको मादा जनन तंत्र कह सकते हैं, जायांग कह सकते हैं, और स्त्री केसर कह सकते हैं। 3 बात इसके पहले मैं लिखवाया हूं। मादा जनन तंत्र को फूलों में क्या कहते हैं? मादा जनन तंत्र हो गया, जायांग हो गया, और स्त्री केसर हो गया। तो इसे हम स्त्री केसर कह देते हैं। स्त्री केसर, ये स्त्री केसर है। इस फूल में कितने स्त्री केसर हैं? सिर्फ और सिर्फ एक है। सिर्फ एक है। क्या एक फूल में एक से ज्यादा स्त्री केसर हो सकता है क्या? तो आंसर है हाँ, हो सकता है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जिस एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ एक है। और एक कौन सा है? एक जो बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद
अगर इसमें देखोगे कि और क्या क्या है, तो ये तो एक स्त्री केसर हो गया। ये जो पाइपलाइन दिख रहा है तुमको, यहां से यहां तक एक पाइप के जैसा दिख रहा है ना, इस पाइप को कहते हैं वर्तिका। क्या कहेंगे? वर्तिका। और ये जो यहाँ पे इस पाइप का मुंह दिख रहा है बड़ा सा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। 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 वर्तिकाग्र का थोड़ा सा तोड़कर देखो तो वर्तिका प्लस अग्र दिखाई दे रहा होगा। वर्तिकाग्र यहाँ पे ग में ही रह रहेगा। वर्तिका प्लस अग्र मतलब कि वर्तिका का अग्रभाग। वर्तिका का अग्रभाग, इसको क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। ये क्या है? ये जो पाइपलाइन दिख रहा है उसको क्या कहेंगे? वर्तिका। और ये पूरे चीज, पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे? स्त्री केसर। ठीक है। और ये जो बीच वाला है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसको क्या कहेंगे? अंडाशय। क्यों कहेंगे अंडाशय भाई? ये जो फूला हुआ टाइप का दिख रहा है इसको बोलेंगे अंडाशय। अंडाशय क्यों? इसको थोड़ा तोड़ कर देखो, इसको तोड़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि अंडा प्लस आशय, मतलब कि अंडा का रहने वाला घर। कहने का मतलब कि ये अंडाशय में क्या रहेंगे? अंडा रहेगा। कितने अंडे हो सकते हैं? एक ही होगा? जी नहीं, एक से ज्यादा भी होते हैं। मनुष्य में अगर देखें तो एक होता है, लेकिन इन फूलों में जो है कि एक से ज्यादा होता है। जैसे अगर मटर के दाना तुम खा रहे हो, उसमें 5 दाने निकला, इसका मतलब कि अंडाशय कितना था? 5 था। ठीक है। अगर मूंगफली का एक दाना खा रहे हो, इसका मतलब उसमें अंडाशय 1 था। चना कहीं कहीं देखे हो कि 1 होता है, कहीं किसी में 2 चना भी निकलता है, निकलता है ना, वहां अंडाशय कितना है? 2 है। ठीक है, तो ये अंडाशय है। इसमें जो है कि ऐसे कुछ अंडे रहेंगे, जिसको हम लोग आगे चलकर बीजांड कहा करते हैं। बीजांड। बात क्लियर हुआ? अभी तक हम लोगों ने क्या समझा कि बाह्य दल एक पत्ता के जैसा होता है, पंखुड़ी जो असली फूल है उसको पंखुड़ी कहेंगे। ठीक है। वर्तिका जो पाइपलाइन है वो स्त्री केसर, स्त्री जनन तंत्र को ही स्त्री केसर बोलते हैं। और यहाँ पर स्त्री केसर एक ही है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, किसी न किसी उसमें एक से ज्यादा भी हो सकता है। और ये जो फूला हुआ पार्ट है उसको क्या कहेंगे? अंडाशय। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम क्वेश्चन ये पूछोगे कि भाई ये बता दो, तो फिर पुरुष जन्म तंत्र कहाँ है? इसे पुरुष जन्म तंत्र पूछोगे ना, कहाँ है? देखो होता क्या है कि कुछ ऐसे पुष्प हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्री जन्म तंत्र होता है, और किसी दूसरे पुष्प में सिर्फ और सिर्फ पुरुष जन्म तंत्र होता है। ठीक है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, इसमें दोनों चीज हम लोग बनाने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उभय तंत्री है, उभय लिंगी है। तो इसके लिए मैं ऐसा फोटो बना देता हूँ। देखिए, पुरुष जन्म तंत्र मैं अभी बनाने जा रहा हूँ इसके अंदर। ऐसा वैसे बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी मान लो। ये ऐसा पुरुष जन्म तंत्र हो। ठीक है। अब देखो कि अगर पूरे पुरुष जन्म तंत्र को अगर हम कहें सम्मिलात रूप से, तो क्या कहेंगे? पुमंग। क्या कहेंगे? पुमंग। लेकिन इसमें कितने पुरुष जन्म तंत्र हैं? 1 2 3 4 5 है। इसको क्या कहेंगे? 5 क्या है? 5 पुंकेसर है। पुंकेसर मतलब कि ये जो डंडा बना रहे हैं उसको क्या कहेंगे? पुंकेसर। और इधर जो इसको क्या कहे? स्त्री केसर। इसको क्या कहेंगे? पुंकेसर। यहां पर बना लो, इसको कहा करेंगे पुंकेसर। ये है पुंकेसर। पुंकेसर। और ये जो यहाँ पे थोड़ा उभार टाइप का चीज दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? परागकोश। क्या कहेंगे? परागकोश। परागकोश। कोश का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना भाई, तुम्हारे कोष में कितना धन है, मतलब तुम्हारे बटुआ में कितना धन है, तुम्हारे पर्स में कितना धन है, जो घर मतलब जो रखते हो पैसा उसमें कितना धन है। तो कोष का मतलब होता है रखने वाला, थैला। बात समझ में आया? बैग, बैग। तो कोष का मतलब क्या है? थैला। ठीक है। और पराग का मतलब क्या है? पराग, पराग कोष।
मतलब कि जहां पे पराग रहता है। और पराग है क्या चीज? पराग जो है कि ठीक शुक्राणु के जैसा ही, पराग कण उसको कहेंगे। आई बात समझ में? यहां अगर बात समझ में आ गया तो हम लोग को पुरुष जन्म तंत्र पढ़ने के लिए क्या करना है, यही ये जो आपको दिख रहा है ना पुंकेसर, पुंकेसर का फोटो बनाना है। मतलब कि पुंकेसर को देखना है, फिर उसको और जूम करना है, और जूम करना है, और जूम करना है, और जूम करना है, तब तक उसको बड़ा करते जाना है जब तक कि क्या ना हो जाए, जब तक कि हम सेल के स्तर पे, कोशिका के स्तर पर जानकारी इकट्ठा ना कर लें। और जानकारी इकट्ठा जैसे हुआ वैसे ही कहानी खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में? कितना फोटो बना लिए? ठीक बनाया तुम? कहाँ गया तुम्हारा? अच्छा ठीक। और भाई तुम लोग? हाँ और अच्छा बना रहे हो, ठीक है, वैसे खुल के बनाओ, ठीक है। और तुम्हारा? ऐसे घूंचे जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, बना तो रहे हो, ठीक है। तुम लोग तो कलाकार हो, मैं तो समझा नहीं था, फोटो तो हमसे भी अच्छा तुम लोग बना लिए, ठीक है। ये बात समझ में आ गया ना? इस फूल में, ये फूल जो है कि आपको देख के क्या लग रहा है कि इसमें मादा जनन तंत्र है या नर जनन तंत्र है? इसमें क्या दिख रहा है? दोनों दिख रहा है, लेकिन ऐसा हर एक फूल में हो कोई जरूरी नहीं है। जैसे पपीता, तो पपीता के एक फूल में एक ही जनन तंत्र होता है, चाहे स्त्री का होगा या तो फिर नर का होगा। बात समझ में आएगा? या तो नर होगा या तो मादा होगा। अब पपीता का फूल लेकर आना, उसमें हम लोग देखेंगे कुछ पर कि भाई वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। गुड़हल का लेकर आना, गुड़हल में सब कुछ हम लोग देखेंगे। ऐसे ही अब जो भी फूल आपको दिखाई दे, ठीक है, तो सब फूल को तोड़ो, तो सुगंध लेने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए तोड़ो। देखो कि उसमें हम कितना कुछ पहचान पा रहे हैं। बाह्य दल पहचान पा रहे हैं क्या? पंखुड़ी पहचान पा रहे हैं क्या? पराग कोश, पुंकेसर पहचान पा रहे हैं क्या? अगर पहचान पा रहे हो तो पढ़ने का कोई मतलब है, और नहीं पहचान पा रहे हो तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसे मिटा दूं? ठीक। हम लोगों को क्या पढ़ना है? ये वाला डंठल जो दिख रहा है ना, पुंकेसर, पुंकेसर पढ़ना है। पुंकेसर का फोटो बना लेते हैं। ये क्या है भाई? पुंकेसर, पुंकेसर। इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज है। इसको, ये जो ये लंबा सा पाइप दिख रहा है ना, एक ही लाइन में खींचे, दो बार अक्सर उधर से ऊपर गए थे, नीचे आए थे, मतलब कि इसमें क्या है, अंदर अंदर पाइप, ठीक है। तो इस पाइप को क्या बोलेंगे? तंतु। इसको बोलेंगे तंतु। और ये जो आपको थोड़ा सा उभार वाला चीज दिख रहा है ऊपर में, इसको क्या कहेंगे? परागकोश, परागकोश। और ये पूरे फोटो को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? पुंकेसर। इस पूरे फोटो को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे? पुंकेसर। कोई दिक्कत है? हो गया? अब देखो तंतु में कोई बहुत विशेष यहाँ पे कलाकारी नहीं है, ठीक है। तंतु का मेन काम क्या है भाई? ये पराग कोश जो है, पराग कोश, पराग कोश का मेन काम क्या है? पहले पराग कोश को जाने। पराग कोश का काम है पराग कणों की उत्पत्ति करना। पराग कणों की सृष्टि कहाँ पे हो रही है? पराग कोश में हो रही है। तमाम वहां पे यंत्र लगा हुआ है, मशीनरी, सारा का सारा मशीनरी यहाँ पे है। अब कोई भी मशीन अगर चल रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, तो जाहिर सी बात उसको सप्लाई चाहिए ना, उसको आवश्यक चीज तो चाहिए ही चाहिए। तो कहीं ना कहीं रोड से, रेलवे से, एयर बस से जोड़ के रखोगे। तो ये तंतु का मेन काम वही है कि जो भी आवश्यक चीज है वो इसको सप्लाई करता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब बनाने के लिए मतलब शुक्राणु कह लो या परागकण कह लो, यहाँ पे परागकण कहना ज्यादा उचित है। परागकण का बनाने के लिए, परागकण की उत्पत्ति कराने के लिए जो भी आवश्यक मटेरियल की जरूरत है, ठीक है, उस जरूरत को पूरा करेगा कौन? तंतु। और पूरा का पूरा मशीनरी कौन है? परागकोश। मतलब कि आगे चलकर हम लोग को परागकोश ही डीपली पढ़ना है, ड्रिल कर करके पढ़ना है। उसको फाड़ेंगे, काटेंगे, उसको और बड़ा करेंगे, और बड़ा करेंगे, और बड़ा करेंगे।
ऐसे जूम करके देखते चले जाएंगे, सारी राम कहानी यहीं पे चलने वाला है। क्लियर हुआ? आपको पहले नजर में क्या दिख रहा है कि पराग कोष बस एक ही चीज है, ऐसा क्या नहीं, दो दिख रहा होगा, ऐसे करके ऐसे दो दिख रहा है ना। मतलब कि पराग कोष कैसा होता है, दो पालियों में बटा हुआ रहता है। जैसे आप चना लेते हो तो चना का दो दाल निकलता है ना, आप गेहूं लेते हो तो गेहूं में जैसे दो दिखता है, हालांकि उसको होता नहीं है लेकिन फिर भी दो दिखता है, उसे द्विबीजपत्री वो नहीं है। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री पढ़े हो तो वो भी पहचान लोगे किसी का। केला कैसा होता है, श्योर, केला का पत्ता देखे। और ये गन्ना कैसा होता है, गन्ना एक ही होता है। पपीता एक ही होता है। लॉजिक गलत चल रहा है, अभी बताएंगे वो बताएंगे तो बहुत आसानी से देख के बता दोगे। कोई भी पेड़ पौधा लेकर आओ बता देंगे कि हमें एक बीजपत्री एक बीजपत्री, उसका दाल निकालने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, पराग कोष पहला पॉइंट यही लिख लो कि पराग कोष क्या है, द्विपालित होता है। पराग कोष द्विपालित होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब यह है कि पराग कोष अगर हम फोटो बनाकर देखें तो पराग कोष इस तरह से दिखाई देगा, एक दाल टाइप का कुछ ऐसे दिखाई देगा, और इसमें जो है कि ऐसे दिखाई देगा ऐसे, तब इधर डंठल लग रहा है, ये द्विपालित है। ठीक है, द्विपालित का मतलब यही हुआ, द्विपालित। ये फिल इन द ब्लैंक या फिर जो है कि एक नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है उसमें पूछे जा सकते हैं, तो ऐसे हम लोग सीखते चले जाए। और हर एक पाली में दो कोष्ठ होता है। अच्छा, फाड़ के अभी तो आपके पास एनसीईआरटी है नहीं तो फोटो दिखाते हैं, फिर लाइट भी नहीं है, वो भी समस्या है। ठीक है, तो द्विपालित होता है। द्विपालित हुआ। दूसरी चीज है कि हर एक पाली में प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होता है। दो कोष्ठ होता है। आई बात समझ में? दो कोष्ठ होता है, कहने का मतलब क्या? अब आप देखिए कि अगर हम यहाँ पे दो पाली कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम दो पाली कर रहे हैं, इस फोटो को दो पाली, अगर मैं ये कह दूं कि इसके एक पाली को सिर्फ बना लो फोटो, एक पाली कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा क्या, ऐसा? लेकिन रियल में जब इसको और थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, जूम करना मतलब जानते हो, अरे जब फोटो खींचते होते ना ऐसा खींच करते बड़ा करते हो, तो ऐसे इसको अगर आप जूम करेंगे, एक पाली को जूम करोगे आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक कोष्ठ ए है और दूसरा कोष्ठ ए है, दो कोष्ठ दिखाई दिया ना। यही मैं लिखा हूं कि प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात पराग कोष चतुष्कोष्ठीय होता है। कैसा? अर्थात पराग कोष ऐसा वाला कोष, ठीक है, पराग कोष चतुष्कोष्ठीय होता है। यहां तक तो आपको हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, चतुष्कोष्ठीय होता है। क्लियर है? ये चतुष्कोष्ठीय होता है। क्लियर? नर युग्मक का क्या नाम है? यहां पर नर युग्मक जैसे लैंगिक जनन में दो युग्मक की आवश्यकता होनी है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से ही जो है कि भ्रूण बनेगा। ठीक है, निषेचन होगा। जैसे मनुष्य में नर युग्मक को क्या बोलते हैं, शुक्राणु, वैसे ही पुष्पों में नर युग्मक को क्या बोलते हैं, परागकण बोलते हैं, परागकण। ठीक है, परागकण का प्रोडक्शन कहाँ हुआ? प्रोडक्शन का मतलब जानते हो, उत्पादन। ठीक है, वो कहाँ पे बनेगा? तो पराग कण कहाँ पे बनेगा? यही पराग कोष में ही बनेगा। और पराग कोष के अंदर 4 कोष्ठक है, तो चारों कोष्ठक में बनेगा। कोष्ठक का मतलब जानते हो, कोष्ठीय मतलब 4 घर टाइप का है, ऐसा कुछ, ऐसा जो है कि 4 घर टाइप का है। आई बात समझ में? 4 कोष्ठीय का यही मतलब है। अब इसी में जो है, इसी के अंदर पराग कणों की उत्पत्ति होना है।
इसी जो कोष्ठ दिखाई दे रहे हैं, 2 कोष्ठ में दिखाया यहाँ पर, ठीक है। पराग कोश के अंदर ही क्या करेंगे हम, पराग कण की उत्पत्ति करेंगे, ठीक है। पराग कोश हो गया, पराग कोश मतलब ये कोष्ठक बन रहा है, इसी कोष्ठक में पराग कणों की उत्पत्ति होनी है। अब हम देखेंगे कि पराग कणों की उत्पत्ति किस तरह से होगा भाई। पराग कण की लोग एक बार कॉल करके मानते नहीं यार। पराग कणों की उत्पत्ति किस प्रकार से होगा, अब देखिए। देखो, पराग कण को बनाने के लिए भी कोई ना कोई कोशिका तो होगा। आप जानते हैं कि अगर पराग कण बन रहा है तो कौन सा विभाजन से बन रहा होगा, समसूत्री विभाजन या फिर अर्धसूत्री विभाजन। बताओ कौन सा विभाजन से बनेगा पराग कण। नर युग्मक या फिर मादा युग्मक का अगर निर्माण होना है तो कौन सा कोशिका विभाजन होगा तो नर युग्मक बनेंगे, बोलो। अरे आपको इतना कुछ बताया यार। कायिक कोशिका में अर्थात बॉडी के हर जगह पे कौन सा विभाजन हो रहा है। अरे वो तो हो ही रहा है, कौन सा कोशिका विभाजन हो रहा है, समसूत्री हो रहा है। यही वजह है कि रातों रात हम लोग बदल नहीं जाते हैं। रातों रात आंख अभी जो कि अच्छा ब्लैक टाइप का, रेड टाइप का नहीं हो जाता है, वो चाहे कुछ और नहीं हो जाती हैं। रात को जो सोते हैं वही जगते भी हैं, सही बात है। ऐसा क्यों, क्योंकि समसूत्री विभाजन हो रहा है, और समसूत्री विभाजन में कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं होता है। बट लेकिन जब भी होगा जनन कोशिकाओं में विभाजन, तो कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन में आनुवांशिक गुण परिवर्तन होता है। यही वजह है कि हम सब न अपने मम्मी के जैसा है और न ही पापा के जैसा है। आई बात समझ में, किसी के जैसा हम लोग नहीं है। जब भी लैंगिक जनन के माध्यम से बच्चे की उत्पत्ति होगी तो उसमें कुछ न कुछ नई चीज जुड़ कर आएगी। बात समझ में आया। तो ये जो यहाँ पर पराग कण बनना है, तो पराग कण बनने के लिए भी कोई ना कोई कोशिका का विभाजन होना होगा। तो हम कहेंगे कि जनन कोशिका का विभाजन हो रहा है, और जनन कोशिका का विभाजन करने के लिए कहीं ना कहीं एक ऊतक का व्यवस्था होगा। ऊतक का जानते हो, टिश्यू का व्यवस्था होगा, क्योंकि वो टिश्यू ही आगे चल के क्या करेगा, कोशिका बनेंगे, और कोशिका से क्या होगा, फिर टूट टूट कर परागकण बनने वाला है, ठीक है। जो इसके अंदर की जो संरचना पराग कणों की उत्पत्ति कराता है, ठीक है, इसके अंदर ये जो द्विकोष्ठक आपको दिखाई दे रहा है, इस द्विकोष्ठक के अंदर की वो संरचना जो कि पराग कण की उत्पत्ति करने का कारण है, उसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी, या कभी ऐसे कह सकते हो कि उस प्रक्रिया को ही लघु बीजाणुधानी बोलते हैं। हालांकि शब्दों से आपको क्या पता चल रहा है, लघु मतलब छोटा, बीजाणु मतलब कि बीज अणु को, बीज अणु, और धानी का मतलब क्या है, धारण करने वाला, ठीक है। तो लघु बीजाणुधानी का मतलब क्या हुआ, छोटा बीज अणु को धारण करने वाला या उत्पत्ति कराने वाला, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कि इसके अंदर होता है लघु बीजाणुधानी। तो आप यहां पे कहिए, ये जो चतुष्कोष्ठीय होता है ना, पराग कोष्ठ चतुष्कोष्ठीय होता है, और प्रत्येक कोष्ठक लघु बीजाणुधानी होता है। प्रत्येक कोष्ठक में लघु बीजाणु, अरे हर सीधी वाला दिक्कत होगा तो देख लेना यार, वो हमारा गलती होता रहता है, ठीक है। बीजाणुधानी, ठीक है। बीजाणुधानी होता है जो क्या करता है, जो पराग कणों की सृष्टि करता है, पराग कणों की उत्पत्ति करता है, जो पराग कणों को जन्म देता है, पराग कणों को जन्म देता है। बोलो कोई कष्ट है क्या, और है भी तो क्या करें हम, बोलो। अरे रहेगा, इससे पता है कैसे क्या है, कोई कष्ट है क्या, नहीं है ना। वो बायो में कष्ट नहीं होता है, जो कष्ट है सब फिजिक्स केमिस्ट्री में।
अच्छा, अभी तक यार तुम लोग को फिजिक्स अच्छा लग रहा है कि केमिस्ट्री अच्छा लग रहा है? कोई नहीं लगता है। फिजिक्स अच्छा लग रहा है, गुड। तो यार मैं जानता हूँ इसका मतलब लाइट लेकिन दुष्टता कर ही रहा है, नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी क्या है समझ में आया? देखो, नर में जो रहेगा ना पैदा करने वाला, उसको क्या कहेंगे? लघु बीजाणुधानी। और मादा में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे? लघु नहीं, लघु नहीं, बड़ा। तो बड़ा के लिए क्या कहेंगे? बृहद बीजाणुधानी। ठीक है, बृहद बीजाणुधानी अभी बताएंगे मादा जब चलेंगे तो। ये जो लघु लिखे हुए हैं वहां पे बृहद लिखेंगे या फिर गुरु लिखेंगे। गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। लघु गुरु, ठीक है, गुरु बीजाणुधानी या फिर बृहद बीजाणुधानी बोला करें। आई बात समझे क्या? मिटा दूं? आवश्यकता नहीं है। अब देखो, अब एक बार हम जो है कि लघु मतलब बीजाणुधानी को दिखाने वाला एक फोटो बना लेते हैं। लघु बीजाणुधानी को एक फोटो बना लेते हैं, उस फोटो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखो मैंने क्या किया हूं, पहला तो इस पूरे पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। ये क्या चीज है? उमंग ही है। उमंग बोले तो